हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे दी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की। गुड्स को कितनी टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत गुड्स को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: एग्जिस्टिंग गुड, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एग्जिस्टिंग गुड को फर्दर 3 मोर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो है स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन्ड गुड्स और अनअसर्टेन्ड गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एग्जिस्टिंग गुड्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो है स्पेसिफिक गुड, असर्टेन्ड गुड और अनअसर्टेन्ड गुड। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में, जिसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स से है विच इज़ ओन्ड और परचेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। जिस समय सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उस समय वो गुड्स अगर सेलर ओन्ड कर रहा है, मतलब उस माल का स्वामी सेलर है, या वो गुड्स सेलर के पोजीशन में है, कब्जे में है, तो ऐसे गुड्स को एग्जिस्टिंग गुड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, ए मैन्युफैक्चर्स अ टीवी। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, ए जो कि मैन्युफैक्चरर है टीवीज़ का, वो 10 टीवीज़ बी को सेल करता है। ये जो है एग्जिस्टिंग गुड की सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गुड्स जो हैं वो ए के ओनरशिप के अंडर में है। अब हम देख लेते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, जिसको कि फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्रीवियस स्लाइड में भी आपने देखा था। एग्जिस्टिंग गुड्स का पहला जो टाइप है वो है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स से है विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस समय दोनों पार्टीज़ ने उस गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया था और सहमति जता दी थी कि भाई इस गुड्स को हमें ख़रीदना या बेचना है। जैसे मान लेते हैं आप किसी टीवी शॉप में जाते हैं एक टीवी ख़रीदने, आपने देखा, आपको वहाँ पर सैमसंग कंपनी का 43 इंच का टीवी पसंद आया। उसका मॉडल नंबर मान लेते हैं L1631। तो यहाँ पर ये जो आपका सैमसंग 40 इंच टीवी L1631 है, ये स्पेसिफिक गुड्स का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं असर्टेन्ड गुड्स को। देखिए, स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स में मेन डिफरेंस यही है कि स्पेसिफिक गुड्स के बारे में जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तभी उस गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया था। उसके ऊपर दोनों पार्टीज़ राज़ी हो गए थे, सहमत हो गए थे। लेकिन असर्टेन्ड गुड्स के केस में गुड्स जो है वो सेल का एग्रीमेंट होने के बाद आइडेंटिफाई किया जाता है। असर्टेन्ड गुड्स के बारे में सीधे तौर पर अगर हम समझ लें तो जैसे कोई गुड्स अगर बल्की है या हैवी है, मान लीजिए कि ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं। अब बहुत सारे ब्रिक्स जो है वो एक जगह पर रखे हुए हैं और उनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, मान लेते हैं ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 10,000 ब्रिक्स बेचने और ख़रीदने का।
ऐसी कंडीशन में अब वहाँ पर उस प्लेस पर, पर्टिकुलर स्टोर पर, पर्टिकुलर गोडाउन पर 1,00,000 ब्रिक्स रखे हुए हैं। अब जैसे ही उन 10,000 ब्रिक्स को अप्रोप्रिएट कर लिया जाएगा, आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, छांट कर अलग कर लिया जाएगा, तो ऐसा गुड्स असर्टेन गुड्स बन जाएगा। उसी तरह से हम समझ लेते हैं अनअसर्टेन गुड्स के बारे में। अगर वो ब्रिक्स जो हैं, जब से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स किया गया और वो ब्रिक्स या जो भी गुड्स है वो आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, which has not been identified and agreed upon at the time of contract of sale, तो ऐसे गुड्स को हम अनअसर्टेन्ड गुड्स कहते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर गुड्स की। फ्यूचर गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स विच हैव येट नॉट बीन मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर फॉर द पर्पज ऑफ सेल। कुछ ऐसा गुड्स जो कि सेलर ने अभी नहीं बनाया है लेकिन वो भविष्य में बनाएगा उसे। जो सेलर ने जिसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है लेकिन अभी वो उसके पोजीशन में नहीं है, वो उसको फ्यूचर में अपने पोजीशन में लेगा, अपनी अंडरटेकिंग में लेगा और सेल करेगा बायर को। वास्तव में देखा जाए तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बल्कि एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, जैसे ए बी के पास जाता है और कहता है मुझे एक पर्टिकुलर साइज और शेप और डिज़ाइन का फर्नीचर चाहिए। बी कहता है भाई मेरे पास ऐसे डिज़ाइन का फर्नीचर तो नहीं है लेकिन मैं आपको इसे बनाकर 15 दिन बाद दे दूँगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो फर्नीचर का एग्रीमेंट हुआ है दोनों पार्टीज़ के बीच में, ऐसे गुड्स को हम फ्यूचर गुड्स कहेंगे, क्योंकि वो प्रेजेंटली जब एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है तो वो गुड्स अस्तित्व में नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो गुड्स को सेलर या तो प्रोड्यूस कर देगा, मैन्युफैक्चर कर देगा या कहीं से एक्वायर कर लेगा और कॉन्ट्रैक्ट की डेट पर उसकी डिलीवरी करेगा। आगे बात करते हैं कंटीजेंट गुड्स की। कंटीजेंट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि किसी इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि भाई हम एक टाइप का गुड्स आपको, एक किसी भी पर्टिकुलर टाइप का गुड हम आपको सप्लाई करेंगे, और वो जो गुड है वो एक शिप के थ्रू आ रहा है जर्मनी से। मान लेते हैं अगर वो शिप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो एक्स उस गुड्स को वाई को सप्लाई करेगा। जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, वो डिपेंड कर रहा है मेनली ऑन द इवेंट ऑफ द अराइवल ऑफ द शिप टू इट्स डेस्टिनेशन। यहीं पर अगर ये शिप रास्ते में कहीं डूब जाता है तो दोनों पार्टीज़ अपने अपने ऑब्लिगेशन से रिलीव्ड हो जाएंगी। कंटीजेंट्स गुड्स जिन कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर होते हैं तो उन्हें हम एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। कंटीजेंट गुड्स जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के कंटीजेंट गुड्स जिन कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर होते हैं उन्हें हम एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना एक इंसिडेंटल इवेंट पर डिपेंड करता है। एक इंसिडेंटल इवेंट पर डिपेंड करता है, जो इवेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है।
बच्चों को जनरली कंटीजेंट गुड्स और फ्यूचर गुड्स में डिफरेंस समझने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ हम डिफरेंस समझ लेते हैं दोनों के बीच में। कंटीजेंट गुड्स जो होते हैं उनको ऑब्टेन करना किसी एक इंसिडेंटल इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करता है। जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर वो शिप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, देन ओनली बी द सेलर एबल टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। फ्यूचर गुड्स की बात करें तो फ्यूचर गुड्स में जो गुड्स हैं वो किसी एक अनसर्टेन इवेंट्स पर डिपेंड नहीं करते। जैसे सेलर ने फर्नीचर बनाकर डिलीवर करने का जो प्रॉमिस किया है वो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर कंटीजेंट गुड्स के केस में गुड्स जो हैं वो इंसिडेंटल इवेंट के होने या ना होने की वजह से एक्वायर नहीं किए जा सकते, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर हो जाता है और दोनों पार्टीज़ अपने अपने ऑब्लिगेशन से रिलीव्ड हो जाती हैं। लेकिन फ्यूचर गुड्स के केस में दोनों ही पार्टीज़ अपने अपने ऑब्लिगेशन के लिए बाउंड रहती हैं, और अगर सेलर अपॉइंटेड डेट पर अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा, देन he will have to compensate the buyer। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक।